अगली इलेक्शन में भी इनके पास यही मुद्दे होंगे, बिजली, पानी, रोड, ठीक है, कोई नया मुद्दा नहीं है क्योंकि इन्होंने पुराने सॉल्व ही नहीं करने हैं। हम इनका क्या मिली भगत होती है बीच में, होता फाइनली कुछ नहीं है। माइनिंग का मुद्दा उछालेंगे, टोल प्लाजा का उछालते थे, लेकिन यही बीजेपी वाले भी उछालते थे। ऐसा नहीं कि अपोजिशन ही ये खुद भी बोलते थे, बट फिर ये कहाँ गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। हमारी सरकार पढ़ाई दे रही है तो नौकरी देना भी उनका फर्ज बनता है। दावे किए थे ना बीजेपी वालों ने कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हम बारीदारों का मसला हल करेंगे, वो तो खोखले निकले ना सारे। फारूक अब्दुल्ला ग्रेट लीडर। उमर अब्दुल्ला इंटेलिजेंट लीडर। रविंदर रैना, उन पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देविंदर सिंह राणा, ही इज आल्सो ग्रेट पर्सन। अजय नंदा जी, आई कांट से एनीथिंग। जुगल किशोर जी, विजनरी लीडर। मोदी जी, करिस्मेटिक लीडर। अनुराग ठाकुर जी, यूथ लीडर। यूथ की बात, रियासी में कितने सारे यूथ के लीडर्स हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां भी इस फील्ड में आए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लड़कियों की भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़कों की। कि अगर कुछ गलत हुआ है तो इलेक्शंस आने दो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में यूथ बहुत एक्टिव रहना चाहता है। मेरे साथ अंजू भगत जी हैं। किसी इंट्रोडक्शन की अब इन्हें ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में यूथ को अक्सर रिप्रेजेंट करते रहते हैं और पोनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लास्ट टाइम जो है डीडीसी इलेक्शन भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। अंजू जी, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आए हुए, तो क्या अब तक का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें पॉलिटिक्स के बारे में, आपको क्या जी? देखिए राहुल जी, ये बात तो सच है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 1 साल से ही आई हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी फैमिली सोशलाइजेशन से ही उसकी पॉलिटिक्स की सोशलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप इसकी बात करें तो हाँ, 1 साल से मेरा हो गया इसमें टाइम पीरियड। बट अगर आपको मैं पर्सनल लेवल पे ये बताऊँ कि पॉलिटिक्स का क्या हाल है हमारे जे.एन.के में या फिर पूरे भारत में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ की जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम है। और युवा जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक हमारी जो राजनीति है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी, हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। आजकल काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई उसके बाद पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको इसकी पूरे समीकरण को आप किस तरीके से अभी तक देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है। तो अगर ये कहीं ना कहीं किसी को ये लग रहा है कि बीजेपी की मिली भगत है, ये है, तो हो सकता है अगर ऐसा होगा भी तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहती हूँ कि जिनको ये लग रहा है कि ऐसा होगा तो ये उसका भुगतान भी जल्द ही उनको मिल जाएगा। अगर बीजेपी ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा, पहले तो मेरा तो यही मानना है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखूँ तो यही है कि इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी प्रभाव नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अगर रियासी का आप देखते हो तो यहाँ पे कई लोगों का ये मानना है कि नहीं कुछ गलत हुआ है। बट मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो इलेक्शंस आने दो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अंजू जी, आपसे एक दो चीज़ें और हम जानने की कोशिश करते हैं। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब ये चर्चा चल रही है कि यूथ को बढ़ावा दिया जाएगा, यूथ को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन से यूथ के नेता आपको लग रहे हैं जिनको बढ़ावा दिया? हाँ, देखिए राहुल जी, पहली बात तो हम बात करते हैं यूथ लीडर्स की। हाँ, अब तो हमारे रियासी में ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे यूथ लीडर्स तो सामने आ रहे हैं, बट उन्हीं में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा लीडर, मतलब लोग शायद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा लीडर हमें अच्छा लगे, किसके लिए हम मतलब आगे उसको प्रमोट करें। बट दूसरी चीज़ ये कि युवा लीडर्स को यही करना चाहिए कि किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं एनसी की हूँ, मुझे यही नहीं कि अपनी पार्टी तक सीमित रहना है, मुझे दूसरे यूथ को मतलब उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी है, ऐसा नहीं है। जो भी जिस भी पार्टी से बिलोंग करता है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी पार्टी को साइड में रख के सारे यूथ की बात करें, ना कि पर्टिकुलर एक पार्टी वाइज चल के वो उनकी बात करें।
करें। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट पर बैठे रहते हैं, तो उनके बारे में आपको नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लगातार इनके साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए राहुल जी, बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ मैं आए दिन, मुझे बहुत ही बुरा लगता है इवन कि कुछ गर्ल्स के ऊपर जो जब मतलब फोर्स लगा के उनको टॉर्चर किया जाता है। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, है ना। देखिए अगर हमें हमारी सरकार पढ़ाई दे रही है तो नौकरी देना भी उनका फ़र्ज़ बनता है, और ये हमारी एक राइट है। ये हम अपने इसके जॉब्स के लिए उनसे आवाज़ उठाएं अपनी जॉब्स के लिए सरकार से। लेकिन ये बहुत ही दयनीय सिचुएशन हो जाती है जब हम आए दिन देखते हैं उन पे लाठियाँ बरस रही हैं। ये बहुत गलत है। जैसे आप देखें इनकी CISF या फिर और भी बहुत सारी वेल्ड फोर्सेस की जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनमें इतना क्योस चल रहा है, बॉर्डर बटालियन CS। तो ये सब नहीं होना चाहिए। युवा लोगों को नौकरियां तो देनी चाहिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर आप मेरी पार्टी की बात करें, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इन्होंने क्या किया। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि देखो एटलीस्ट हमारे टाइम लोगों को डेली वेजेस तो लगाया है ना, उनके पास एम्प्लॉयमेंट तो थी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब परमानेंट भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर अब इन्होंने तो बहुत दावे किए थे ना बीजेपी वालों ने कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हम बारीदारों का मसला हल करेंगे, वो तो खोखले निकले ना सारे। ये चीज़ें हैं कि ये बहुत खोखले वादे करते हैं। वादे आपको लगता है चुनावों में कोई इसका असर पड़ने वाला है? अरे राहुल जी, बिल्कुल पड़ेगा। अब हमारे लोग वो लोग नहीं रहे हैं जिनको आप बहला फुसला के वोट ले लिया करते थे। अब वो जागरूक हो चुके हैं। कितनी बार उनको झूठे ये लारे लगाएंगे। देखिए इस बार इनको बहुत ही अच्छा जवाब मिलेगा, सब मिलकर जवाब देंगे। बारीदारों का मसला इनसे हल नहीं हुआ है ना, डेली वेजेस का इनसे हल नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे। मतलब एजुकेटेड लोगों को नौकरियां ये नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप और भी मैं अपनी जैसे आप JKPSC की बात करें तो यहाँ 10+2 की जॉब्स नहीं आई हैं, इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब्स नहीं आई। पिछले दिनों की बात है, जम्मू यूनिवर्सिटी में एक मतलब वहाँ पे फंक्शन हुआ, प्रोग्राम हुआ, हमारे डॉक्टर जतिंदर सिंह वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि जॉब्स कहाँ से दें, बच्चे जब PhD करते हैं तो हमसे पूछ के करते हैं। मतलब मुझे इतना अजीब लगा कि एक डॉक्टर हमारे मतलब PMO ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं और वो ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं कि बच्चा जब PhD करता है वो हमसे पूछ के करता है जो हमने उनको नौकरियां देनी है। तो ये बहुत ही गलत है। ऐसे लोग हमने सरकार में बिठाए हुए हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है अगर आने वाले समय में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्टार प्रचारक वहाँ आएंगे, माननीय मोदी जी भी आएंगे, हमारे योगी जी भी आएंगे, तो स्टार प्रचारक आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, तो NC के पास ऐसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि जब रैलियों को संबोधित करेंगे वो तो जो वादे दावे या जो सरकार इस समय काम कर रही है वो तो गिनाएंगे, तो NC के पास क्या होगा? देखिए NC के पास उन्हीं के ये लोग हैं, गरीब जनता है उनके पास, जिनके लिए हम काम करते हैं, हम जैसे वर्कर्स हैं उनके पास। तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास स्टार प्रचारक तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनके लिए जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे देश का पैसा खर्च होता है, हमारी जनता की जेब से उनका पैसा खर्च होता है। तो यही बोलूँगी कि हमें स्टार प्रचारकों की नहीं है ज़रूरत, लेकिन हाँ हमारे लोग जनता के बीच रहते हैं, उनको जनता को भी ये पता है कि अब हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। अब मुझे नहीं लगता वो बीजेपी के इन झूठे दावों में फिर से फंसेंगे। आप देख लीजिए पिछली बार DDC की इलेक्शंस हुई, मैं पौनी की बात करूँगी, वहाँ पे क्या हुआ कि ये बोला, मैंने तब भी यही बोला था कि अगली इलेक्शन में भी इनके पास यही मुद्दे होंगे, बिजली, पानी, रोड, ठीक है, कोई नया मुद्दा नहीं होगा। देख लीजिएगा जब भी MLA की इलेक्शंस आएंगी इनके पास फिर से यही मुद्दे होने हैं, कोई नया मुद्दा नहीं, क्योंकि इन्होंने पुराने सॉल्व ही नहीं करने हैं। हमारे पौनी का एक हॉस्पिटल है, अभी तक उसकी अपग्रेडेशन नहीं हो पाई है। तो मुझे ये लगता है कि जो DDC की इलेक्शंस में इन्होंने वादे किए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं तो ये क्या असेंबली की इलेक्शंस में जो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। DDC इलेक्शंस के बाद क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में? क्या बदलाव आपने देखा? देखिए DDC की इलेक्शंस कराई, हमें भी ये लगा था कि इनको मतलब कुछ अच्छा करेंगे ये लोग, बट अगर हम पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं एक मतलब युवा हूँ, पढ़ रही हूँ अभी, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने DDC की इलेक्शन कंटेस्ट करी थी तब भी मेरा एक ये मुद्दा था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक पब्लिक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे बच्चे क्यों नशे की तरफ भाग रहे हैं, या फिर इनके लिए उनको एक लाइन देने की ज़रूरत है ना, उनको एक आप उस तरफ लेके जाइए, पढ़ाई की तरफ, बहुत अच्छा होगा। ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मस्ट है। और अगर आप बात करें डेवलपमेंट की तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, बस इनके मुद्दे होते हैं
कि माइनिंग का ये है, कराना कुछ नहीं है, बस रेट पता नहीं इनका क्या मिली भगत होती है बीच में, होता फाइनली कुछ नहीं है। माइनिंग का मुद्दा उछालेंगे, टोल प्लाजा का उछालते थे, लेकिन यही बीजेपी वाले भी उछालते थे। ऐसा नहीं कि अपोजिशन ही ये खुद भी बोलते थे, बट फिर ये कहाँ गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता इनका। टोल प्लाजा नहीं होता ऐसा कहा था जी, यूटी में हाँ टोल बिल्कुल, प्लाजा ये बहुत कुछ कहते हैं। ये देखो आपने भी तो सुना था ना, चलो मैं तो अपोजिशन की, मैं तो बोल भी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो खुद बोलते हैं उससे भी ये मुकर जाते हैं बाद में। इनकी ये हालत हो गई, अब क्या इन पे जनता विश्वास करेगी? क्या इन्होंने जनता को विश्वास करने योग्य छोड़ा है? मेरा यही प्रश्न है। और अब हमारी जनता तय करेगी कि उनको ऐसे झूठे लीडर्स चाहिए क्या, मतलब क्या डेवलपमेंट करेंगे ये लोग। मुझे यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी की बनाई गई है, इसमें काफ़ी सारे इलाके ऐड ऑन किए गए, अरनास, ठाकरा कोट, थुरू का कुछ इलाका है, और बाकी सेम जैसा रखा गया था। जो कटरा है वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं कि एनसी की कौन कैंडिडेट होगा, कैसे बनाया जाएगा, और क्या मुद्दों पर जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए कैंडिडेट क्या जीवन लाल जी लड़ेंगे, वही जो पिछले कुछ समय से लड़ते आ रहे हैं? अब जनता तो उनको रिजेक्ट करती जा रही थी ना, डीडीसी इलेक्शन में चलो जीत गए, लेकिन क्या आपको लगता है अभी भी जीवन लाल जी जीतेंगे? देखिए राहुल जी, पहली बात तो ये कि हर बंदा इलेक्शन में आ सकता है, मतलब सबको मतलब राइट है ना। कोई भी इंडिया में रह के कुछ भी, कोई भी सिटीजन इंडिया का वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन बात ये है कि मुझे सिर्फ एनसी की बात नहीं कर रही मैं बाकी पार्टीज की भी बात करूंगी कि युवाओं को मौका दो। इस बार देख तो लो, एक युवा को लाओ ना, क्यों पहले वालों को ये आप मौके दिए जा रहे हो? युवा कोई आगे आएगा, वो एक अच्छी सोच, उसका अच्छा विज़न होगा, आई एम श्योर पिछले वालों का भी अच्छा होगा। लेकिन आप देखो कि अगर वो इतनी चेंज नहीं ला पाए हैं तो किसी और को मौका दो ना। तो मेरा यही है। बाकी आप अगर मेरी पार्टी की बात करें तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ, देखा जाए इस चीज़ को, आप नए लोगों को भी मौका दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक इंसान को ही, और अगर जगजीवन लाल जी को दो तो मैं उनसे भी कोई निराश नहीं हूँ कि उनको ही क्यों, बट मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, नए लोगों को भी सामने आना चाहिए। और स्पेशली लड़कियों को, आप युवा की बात करते हो तो मोस्टली लोगों के माइंड में यही आता होगा कि नहीं लड़का, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी इस फील्ड में आए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लड़कियों की भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़कों की। बस ये हम कुछ रैपिड फायर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं सीधे आपको नाम बताऊंगा एक लीडर का, आपने एक वर्ड में उसको डिफाइन करना है। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला। ग्रेट लीडर। उमर अब्दुल्ला। इंटेलिजेंट लीडर। रविंदर रैना। उन पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। दविंदर सिंह राणा। ही इज़ आल्सो ग्रेट पर्सन। अजय नंदा जी। आई कांट से एनीथिंग। जुगल किशोर जी। विजनरी लीडर। मोदी जी। करिज्मेटिक लीडर। अनुराग ठाकुर जी। यूथ लीडर। यूथ की बात, रियासी में कितने सारे यूथ के लीडर्स हैं, तो कैसे यूथ को बताया जाएगा कि ये लीडर जो है, यूथ लीडर जो है, इस पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये यूथ के काम करेगा, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा लेके आ रहा है, तो वो तो रिपीट ही हो गया ना जो पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं एक स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें कहना चाहूँगी कि किसी यूथ को अगर ये लग रहा है कि वो एक पार्टी में रह के अपने पूरे युवाओं की बात नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट देम, पार्टी छोड़ दीजिए बस। तो अगर आपको वो पार्टी रोक रही है, ठीक है, अनलेस और अनटिल अगर अब वो आपकी पार्टी आपको यूथ की किसी पूरे ओवरऑल यूथ की बात करने से नहीं रोक रही है तो आप मत छोड़िए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं इस पार्टी में रहकर अपने युवाओं की बात पूरी तरह से नहीं रख पा रहा हूँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस पार्टी में रहने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अंजू भगत जी। आप लोग देखते रहे न्यूज़ पोस्ट राहुल कपूर, कैमरा मैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।